investments. Non-current investment, deferred tax, 2 marks. समझा? Name the subhead under fixed assets. Intangible asset, tangible, capital assets, intangible assets. Intangible assets under development. समझा? अब देखो, name the classification of current assets. तो ये बताना है तुम्हें. फिर any 5 items of tangible assets. क्या क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग आ सकता है, प्रेमाइसेस, व्हीकल, फर्नीचर, इक्विपमेंट. समझा? फिर एनी 5 इंटेंजिबल एसेट्स. ये अच्छा है. गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस. ओके. क्या माइनिंग राइट्स, कोई भी तरीके के राइट. समझा? These 5 items which are included under the head non-current investments. अलग अलग क्या हो सकते हैं non-current investment? Trade investments, other trade investments, equity, preference, bonds, preference shares, mutual funds, any other partnership firm. फिर क्या क्या चीजों की इन्वेंट्री होती है? इन्वेंट्री होता है रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, intermediate goods, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिर स्पेयर पार्ट्स का, लूज टूल्स का. फिर करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? ये सेम चीजें करंट इन्वेस्टमेंट में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी छोड़ के. समझा? तो अगर तू देखिए मजाक है, ये समझ देखिए ना, मजाक है. फिर देख 27 क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स. उसमें वो बताना है. जैसे ऑफिस इक्विपमेंट इज टैंजिबल एसेट, वो लिखना है. लूज टूल्स किधर आएगा? इन्वेंट्री में आएगा. समझा? फिर क्या बोलते हैं? गुडविल इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट. ट्रेडमार्क इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट. बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल. डेटर्स करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल. लैंड tangible assets, fixed asset. Building tangible asset, fixed asset. Stock and trade, inventories, current asset. Stores and spare parts, same. Furniture, tangible fixed asset. ठीक है? फिर vehicle same. फिर advance to subsidiaries or non-current investment. Oh sorry, it's advance to subsidiaries, a loan. So long-term loans and investment. Sorry. अगर यही रहता ना investment in subsidiary, तो वो other और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में चले जाना. नाउ सिंस इट इज एडवांस इन सब्सिडरी, वो चला गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. तो वर्क इन प्रोग्रेस है मशीनरी का, तो वो कैपिटल एसेट अंडर डेवलपमेंट. बट से वर्क इन प्रोग्रेस रहता तो इन्वेंट्रीज में चले जाता. फिर डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. उसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सब एडी. समझा? हाँ. फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड, तो वो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, तो अदर करंट असेट. समझा? इंटरेस्ट आने वाला. समझ आया? ऐसा क्लासिफाई करना. अच्छा समय 23rd सम बहुत अच्छा, इसमें काफी कुछ कवर हो जाता. ओके. अब देख क्या बोला है. गिव 24th सम. Give the heads under which the following items are shown in the company's balance sheet. Part 1 of the company's act. Okay. Mortgage loan का मेन हेड है नॉन करेंट लाइबिलिटी, जो कल किया था, परसों किया था, और उसका सब हेडिंग है नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर मॉर्गेज लोन आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग. पेटेंट इंटैंजिबल एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स आता है. इन्वेस्टमेंट अदर करेंट इन्वेस्टमेंट्स में आता है. ओके. फिर जनरल रिजर्व किधर आता है? शेयर इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है. ओके. फिर 10% डिबेंचर किधर आता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में. समझ आया? फिर देखो अंडर व्हाट 25th सम, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग अपीयर्स. टैक्स रिजर्व तो पता है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस,
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारा लाइबिलिटी है, तो इट इज अ करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी शेयर होल्डर ने तुमको एडवांस में पैसा दे दिया है और तुम लोग को उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना तो ऑब्वियसली 6 महीने के विद इन 12 महीने के विद इन पे करना होगा, तो इट इज अ करंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग इज अदर करंट लाइबिलिटी। स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री हो गया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दिस इज अ प्रीमियम, लोन वाला प्रीमियम पे करना है। इन्वेस्टमेंट। नहीं अच्छा, ये पे करना प्रीमियम है हमें लोन। पे करना है, हाँ लाइबिलिटी है ये। ओके, तो इट इज अ नॉन करेंट लाइबिलिटी और उसके अंदर सब हेडिंग है अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। लूज टूल्स पता है, इन्वेंट्री, बैलेंसेस विद बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समझा? दिस चैप्टर इज नॉट मच ऑफ अ स्ट्रेस, ओके। हाँ अभी बाकी सिमिलर ही है। एक काम कर, तू पेज घुमा, तभी तक मैं अभी रात से और फोटोज मंगवा लेता हूँ। तू रीड कर, आगे के इलस्ट्रेशन रीड कर, 26 27 सब रीड कर, ओके, जहाँ तक फोटोज भेजे उसे, ठीक है? बता कौन सा वाला नहीं समझता, कितना यस पारा यस। है? स्टेटमेंट, ओके। चालू करते, पहले मेन आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो बिजनेस का मेन बिजनेस होता है ना, जहाँ से मेन जगह से पैसा आता है, सेल्स बेसिकली। फिर और कोई अदर इनकम है वो भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट इनकम्स जो रहती है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या क्या कैटेगरी होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventories, work in progress of stock and trade, EBE, employee benefit expenses, finance cost, debris and amortization, other expenses, ठीक है? टोटल करके हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे टैक्स माइनस कर करेंगे, टैक्स माइनस नहीं होता है। माइनस होगा ना। ओके, ओके, ये फॉर्मेट है इतना छोटा सा। ओके। चालू करते भी एक एक आइटम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो सिंपल है। जो फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें से जो रेवेन्यू मिलता है वो हाँ, है। उसमें से मेन इनकम। और अदर मान लिया इनकम्स अगर वो जो है, तुम्हारे, और अदर इनकम्स वो है जो फर्म की रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने और उसमें से इनकम मिलता है। हेलो, तो अपना अदर इनकम में जो भी एनी अदर सोर्स ऑफ मनी है, ओके। तो इसमें क्या क्या देखो, इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड इनकम है, ओके। फिर क्वेश्चन 38 देख, अंडर विच हेड विल द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम गो? सेल्स किधर जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सेल ऑफ स्क्रैप किधर जाएगा? ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है, याद रखना। सेल ऑफ स्क्रैप भी, क्योंकि स्क्रैप इज इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग योर मेन प्रोडक्ट ओनली, समझा? फिर नेक्स्ट दो किधर जाएगा? अदर रेवेन्यू, ओके, विच इज अदर इनकम।
फिर नेक्स्ट आगे देख और दिया हुआ है, अरे वाह, अंडर विच हेड विल द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स गो? इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, डिविडेंड, अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अदर इनकम। ओके वेट, फाइनेंशियल कंपनी है। हाँ, ये एक चीज बाइफरकेशन बता देता हूँ मैं, क्योंकि फाइनेंशियल और ट्रेडिंग कंपनी में अलग सिचुएशन। देख, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल, एक होते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कंपनी बेसिकली जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, ओके बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये लोग सबका है ना बिजनेस क्या रहता है, उनका मेन बिजनेस ही रहता है ऑफ इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी। ओके, ये लोग का कोई भी एनी अदर बिजनेस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर तुमने इंटरेस्ट कमाया ना, हाँ, डिविडेंड, तो इनको इनकम ही इंटरेस्ट से मिलता है। हाँ ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इनके लिए सेम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऐसे कंपनीज के लिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अदर इनकम्स हो जाता, समझा? हाँ, तो ये मैंने देखा नहीं, ऊपर क्वेश्चन 39 में फाइनेंशियल कंपनी बोला है, तो इट इज इंटरेस्ट अर्न एंड डिविडेंड दोनों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अदर इनकम। अभी डायरेक्टली आ जा इस पे, एक्सपेंसेस पे। अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं। पहला टाइप ऑफ एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मेट होता है, ऐसे वैल्यू निकालते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जो आंसर आई है दिस इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझा? क्वेश्चन 42 देख, ओपनिंग इन्वेंटरी दिया है, मटेरियल्स परचेज दिया, दोनों को प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। अब याद रखना, हाँ, हम लोग ये जब मटेरियल्स कंज्यूम बोलते हैं, हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, फिनिश गुड्स का अलग है। तो देख 43rd में गुमराह करने के लिए देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी में फिनिश गुड्स भी लिखा है, उनको इग्नोर करना है। समझ आया? हाँ, फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये वो गुड्स है, ये वो गुड्स है जो हम लोग परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ओके, ये हमारे रॉ मटेरियल्स नहीं होते, ये गुड्स रहते हैं, ये ट्रेडिंग कंपनी होता है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इज फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी। जो तारक मेहता दिखता है ना, जेटा, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, शॉप है, वो लोग होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। समझा? सो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो मोबाइल फोन्स है, दैट इज अ स्टॉक एंड ट्रेड। ओके, जो भी परचेज किया वो लोग ने ड्यूरिंग द ईयर, परचेज और स्टॉक एंड ट्रेड, वो जाएगा, परचेज ऑफ मोबाइल फोन जाएगा परचेज और स्टॉक एंड ट्रेड में। समझ आया? फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री बोले तो फिनिश गुड्स की बात हो रही है। ये 3 चीजों की चेंजेस इन इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल छोड़ो, फिनिश गुड्स का एंड वर्क इन प्रोग्रेस का। ओके, या तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड का। ओके,
चेंजेस इन इन्वेंट्री कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें ये जो परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर के नहीं आते कुछ भी? क्या क्या इसमें परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ भी नहीं आता है। आता है ना? अगर परचेजेस इधर एक आता है फिनिश गुड्स का और इधर एक आता है रॉ मटेरियल्स का, समझा? एंड वर्क इन प्रोग्रेस कभी परचेज नहीं करते, उसका खाली ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है जो इधर आता है, समझा? समझा कि नहीं? तो तीनों का तेरे को अलग अलग सॉल्विंग करना पड़ता है। जैसे देख सम नंबर 46 में बताया, 3 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 250 माइनस 2 लाख 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है 450 माइनस क्लोजिंग 4 लाख 5 लाख नेगेटिव 50,000, स्टॉक इन ट्रेड का पॉजिटिव 50,000। डिफरेंस अमाउंट करके देख नेक्स्ट पेज पे लिखा है कैसे वो लोगों ने लिखा है, समझा? और जो नेगेटिव है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, खत्म। समझा? नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नाम से ही पता चलता है ईबी सारे एम्प्लॉयज के ऊपर जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, अगर वो कैंटीन में खाना भी खिलाया, जो भी खर्चा हुआ वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। 2 तरीके के बेनिफिट होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनडायरेक्ट। ये बचपन से कर अपन डायरेक्ट बोले तो जो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयज हेल्प करते हैं वो वेजेस हो गया, ठीक है, बोनस हो गया, ओके। बेसिकली डायरेक्ट वाले में वो सारी चीजें जो तेरे मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होता है। मुझे लगा लेवल खत्म हो गया। क्या क्या बोल रहा है? कुछ नहीं वो शॉप हो रहा था। इनडायरेक्ट में वेलफेयर ऑफ स्टाफ, फिर उनको बाहर लेके जाते हैं या उनको ये देते, पेंशन देते, ग्रेचुइटी भी देते, वो सब इधर आएगा इनडायरेक्ट में। अब है ना क्वेश्चन 48 देखो, अच्छा समय 48। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस प्रिपेयर अ नोट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो वेजेस, सैलरी, एंटरटेनमेंट, बोनस, ग्रेचुइटी, कन्वेंस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। तो क्या क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस भी आएगा, सैलरी भी आएगा, एंटरटेनमेंट नहीं आएगा क्यों? एंटरटेनमेंट ये कंपनी का एंटरटेनमेंट के खर्चों के बारे में बात हो रही है। बोनस आएगा, ग्रेचुइटी आएगा, ओके। मेडिकल एक्सपेंसेस आएगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस क्या है? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट पेड फॉर एम्प्लॉइज, लिखा नहीं है। अगर कन्वेंस फॉर एम्प्लॉइज होता तो वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल। ओके, कोई क्वेश्चन? नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन्स होता है, जो भी कंपनी ने बोरो किया है, ओके, जो भी कंपनी ने पैसे बोरो किए उसके लिए जो भी खर्चा लगता है उसको फाइनेंस कॉस्ट में डालेंगे, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट जो हो गया, ओके। फिर देख लिस्ट दिया हुआ है ब्रो ने, क्वेश्चन 49 देखो। अब इसमें एक दो चीजें और आती है, वो खाली जो समझाना है। इंटरेस्ट तो आता ही है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पे करते हैं, उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू भी आता है। ये इसीलिए आता है बिकॉज हमने ये डिस्काउंट दिया डिबेंचर होल्डर को, इसीलिए वो लोग ने हमको पैसा दिया, ओके। दैट इज व्हाई इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट एंड दिस इज पेड टू ऑब्टेन फाइनेंस।
समझा? फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में फर्क ये होता है कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट होता है, अमोर्टाइजेशन कोई राइटिंग ऑफ एन एक्सपेंस होता है। जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उसको राइट ऑफ करना है, तो वो डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन में अमोर्टाइजेशन के अंडर आए, समझा? एंड डेप्रिसिएशन से फिक्स्ड एसेट का होता है। अदर एक्सपेंसेस जो और किधर नहीं जाते वो अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो इसका कोई समझ नहीं है इसके रिलेटेड ज़्यादा, तो ये तो अमोर्टाइजेशन का एक मैं लिस्ट दे देता हूँ देखो। ओके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ preliminary expenses written off, ट्रेडमार्क्स का वैल्यू, ओके, ये सब इधर आता है। डेब्री से फिक्स्ड एसेट्स का होता है, ओके। हाँ बाकी ये चैप्टर रीड कर ले, कोई डाउट है तो बता, ओके ओके। स्टार्ट के भी सम्स रीड करना लायबिलिटीज वाले। अब और मेरे को तेरी मम्मी से बात करवाते रहे अभी